दोस्तों एज वी स्पीक पूरे मिडिल ईस्ट में पैनिक है क्योंकि ईरान ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। अब आगे की कार्रवाई इस पे डिपेंड करती है कि ईरान इसे किस लेवल तक एस्केलेट करती है, क्योंकि आज तक आप रीसेंट टाइम्स में मुझे तो याद नहीं आता कि भाई अमेरिकन एयर बेसिस पे, मिलिट्री बेसिस पे किसी कंट्री ने अटैक किया हो। बट ईरान की रेजिम, जिसे बार बार ट्रंप कह रहे हैं चेंज करने की जरूरत है, इस रेजिम ने इतने सारे लॉसेस लेने के बाद भी आज रात अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में हिट करना शुरू कर दिया है अमेरिकन एयरबेसेस। बिल्कुल पैनिक है। द गार्डियन कह रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है। कुछ वीडियोस देख लेते हैं, चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। दिस इज दोहा। ये वीडियोस दोहा से आ रही हैं, कतर से आ रही हैं। क्लियरली आप देख पा रहे हैं यहां पे इंटरसेप्शन हो रहा है, मतलब यहां पे यूएस की एयर डिफेंस बैटरीज वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। काफी सक्सेसफुल दिख रहा है, अ लॉट ऑफ सक्सेस, बट धीरे धीरे सैचुरेशन आता है जो आज इजराइल के साथ हो रहा है। लुक एट दिस। बट एक चीज आपको देखनी चाहिए, दिस इज द पैनिक। लुक एट द पैनिक। पूरे मिडिल ईस्ट में इस टाइप की पैनिक है। याद रखिए मुझको, बिल्कुल याद रखिए, दिस इज नॉट। तो जो भी ये कह रहा है कि ईरान आसान है, इजराइल आसान है, ईरान जीत रहा है, इजराइल जीत रहा है। इजराइल के अटैक्स प्रिसीजन अटैक्स थे। अमेरिका ने भाई न्यूक्लियर सारी मटेरियल, सारे साइट्स को हिट कर दिया और ईरान बिल्कुल पीछे चले गया। ये कहानी थोड़ी सी ट्विस्टेड है। ध्यान से देखिए कैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स इजराइल नहीं रोक पाया था, इवन आफ्टर स्टार्टिंग राइजिंग लाइन। इसे ध्यान से सो याद रखिए, कहानी सैचुरेशन पे जा सकती है, बट क्वेश्चन ये है कि क्या ईरान ने सिंपली कुछ अटैक्स कर दिए हैं और वो सैचुरेशन की तरफ अमेरिका को नहीं ले जाना चाहता। बट साइमल्टेनियसली बड़ी सारी खबरें आ रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, तो बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसे हमें समझना पड़ेगा, पूरे टाइमलाइन को समझना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना। यहां पे आदित्य राज कॉल ये ब्रेक करते हैं। ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल बीइंग इंटरसेप्टेड ओवर कुवैत। ईरान हैज लॉन्च्ड अटैक्स अगेंस्ट यूएस बेसेस इन 4 कंट्रीज इन मिडिल ईस्ट, कतर, बहरेन, कुवैत, इराक। और बहुत सारी स्टोरीज इसमें एडिशंस होते रहेंगे। कतर हिट, कतर्स एयर डिफेंस हैज फेल्ड टू प्रिवेंट ईरानियन मिसाइल्स फ्रॉम रीचिंग यूएस एयर बेसेस। आरटी इंडिया रशिया कह रहा है कतरीज फ्ली in fear as Iranian missiles light up the sky over Doha। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें व्लादिमीर पुतिन का गो अहेड है, क्या इसमें व्लादिमीर पुतिन ने कोई भी रोल निभाया है, या एज यूजुअल व्लादिमीर पुतिन को अमेरिका सक्सेसफुल रहा है अलग करने में। अब ध्यान से देखिए, ईरान की तरफ से ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। दिस इज आवर मैसेज टू द वर्ल्ड, ऑल ऑयल टैंकर्स, कार्गो शिप्स एंड टूरिस्ट वेसल्स मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आपको पहले से पता होना चाहिए, और हाँ, इसको कोई सुसाइडल बोले या ना बोले, बट आपको पहले से पता होगा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए, इसको क्लोज डाउन करने के लिए इसकी परमिशन ईरान की पार्लियामेंट से मिल चुकी है ना। याद करिए, ऑपरेशन सिंदूर को फटाफट बंद कराया जाता है। कुछ तो कारण होंगे, शायद लोगों को वर्ल्ड वॉर खेलना पड़ता है। दोस्तों, ये वर्ल्ड वॉर इसीलिए क्योंकि सारे पास से बिल्कुल सेट है। एक साइड में आपको रशिया दिखता है, ईरान दिखता है, चाइना दिखता है, ऑपोजिट साइड में आपको पूरा नाटो दिखता है। एन अटैक ऑन अमेरिका इज एन अटैक ऑन नाटो। और किसी भी एक नाटो मेंबर कंट्री के ऊपर अगर अटैक होता है, दैट सिंपली मींस वॉर विल कम टू योर डोर। अब सिंपल सा क्वेश्चन यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ये मूर्खता करेंगे इसे आगे एस्केलेट करने की, क्योंकि ये एस्केलेशन होती है तो ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ती जाएगी। कहीं ना कहीं
बहुत सारे लोग, मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड्स कॉल्ड मी एंड कह रहा था कि भाई इससे भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी। आई गेव हिम जस्ट 2 फॉर्डर पॉइंट्स कि भाई देखिए, हाइफा पे हिट होता है, इंडिया हर्ट होता है। ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है, इंडिया हर्ट होता है। उसी टाइम में चाबार पे हिट होता है तो इंडिया हर्ट होता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप एक चीज, एक स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन आप कैलकुलेट ही नहीं कर रहे कि ईरान में अगर वॉर है तो पाकिस्तान के एक साइड के बॉर्डर वोलेटाइल है। सोचिए आप, जस्ट थिंक अबाउट इट, पूरा ध्यान कहीं और है और आप गेम कहीं और चल सकते हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन और इसके बाद ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अब देखिए इसके ऊपर मूवीज भी रिलीज होंगी, बट ध्यान से समझिए, आप में से बहुत सारे बच्चे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं। दोस्तों, मैं एक सिविल सर्विसेज का फैकल्टी था और याद रखिए मैंने 5 अटेम्प्ट दिए थे, 5 मेंस लिखे थे, मल्टीपल इंटरव्यूज दिए थे। याद रखिए कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स के लिए आपको लगाने पड़ते हैं क्वेश्चंस और पकड़ बनानी पड़ती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। और इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं ओसवाल्ड का 31 ईयर, 31 साल का है ये, टॉपिक वाइज यूपीएससी का जो भी प्रीलिम्स में जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ 31 साल का कंपाइलेशन एक साथ, ताकि आप एक साथ 5,500 क्वेश्चंस वन गो में सॉल्व कर लें। साथ ही साथ जो आंसर्स हैं वो यूपीएससी की ऑफिशियल की से मैच्ड आंसर्स हैं, ऐसे ही स्पेक्यूलेटिव आंसर्स नहीं है। अच्छा, आप इसका फॉर्मेट देखिए एक बार, सब्जेक्ट वाइज है, तो आप सब्जेक्ट वाइज जब एंटर करेंगे तो आपको क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं, किस ईयर में कितने आ रहे थे, इन दिनों में किस पे आ रहे हैं। तो आपको ये कैटेगराइजेशन मिलेगी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदारो, इस पे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नहीं पूछे जा रहे हैं, मगध पे ज्यादा पूछा जा रहा है, मौर्यन एम्पायर पे ज्यादा पूछा जा रहा है, अशोक पे क्वेश्चन है या नहीं, कॉइन्स पे क्वेश्चन है। तो आपको पैटर्न समझना जरूरी है। और याद रखिए, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो खूब सारे क्वेश्चंस लगाइए, खूब सारे टेस्ट दीजिए और ये किताब को जरूर अपने पास हैंडी रखिए। कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप इसे बाय कर सकते हैं अगर आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। और अपनी प्रिपरेशन याद रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस से बिल्कुल स्ट्रीमलाइन रखिए। धन्यवाद। ईरान ने हिट बैक कर दिया है। यूएस अटैक्स ऑन ईरान न्यूक्लियर साइट्स। क्यों हुआ था ये सब, एग्जैक्टली क्या चल रहा था? सबसे पहले इन्होंने राइजिंग लाइन, इजराइल ने लॉन्च किया राइजिंग लाइन, ये कह दिया कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं ये, बिल्कुल दे आर वेरी क्लोज टू। इसके बाद इन्होंने ताबड़तोड़ अटैक्स किए, 200 इनकी फाइटर जेट्स गई, दे हैव बॉम्ब द हेल आउट ऑफ ईरान। ये सारी ट्वीट्स, इतने सारी वीडियोस हमने देख लिए, बट उसके बाद थोड़ी रियलिटी अजीब सी थी। रियलिटी क्यों अजीब सी थी? क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा दिखा, क्योंकि इजराइल ने मल्टीपल टाइम्स हिट किया है हमास को, होथीज को, हिजबुल्लाह को, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई नेवर रियलाइज्ड कि ईरान इज दिस पावरफुल व्हेन इट कम्स टू मिसाइल्स। क्योंकि यहां पे मैं बिल्कुल ओपनली कह सकता हूं कि बुरी तरीके से टूटता हुआ इजराइल दिख रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। ऐसा लग रहा था इजराइल टूट रहा है। तल अवीव, हाइफा, और ऐसी कोई अखबार नहीं है जिसने इसके ऊपर लिखा नहीं है कि तोड़ा गया है बिल्कुल इजराइल को, सैचुरेट कर दिया है पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को। आप 95%, 99% की बात करते हैं इंटरसेप्शन की, 65%। और इसलिए दोस्तों याद रखिए, देयर इज ऑलवेज अ लिमिट। मैं पहले 100 ड्रोन डालूंगा, 200 ड्रोन डालूंगा, 2000 ड्रोन डालूंगा और उसके बाद आपको सैचुरेट करना शुरू कर दूंगा। कहानी ये तब शुरू हुई थी जब यूएस ये एयर टू एयर रिफ्यूलर्स ये घूम रहे थे। अब भाई ये बड़े बड़े टैंकर्स ये घूम रहे थे, ये अचानक से ईरान के आसपास घूमने लगे थे 5 दिन पहले। तभी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट हो गई थी कि भाई इतने सारे एयर टू एयर रिफ्यूलर्स की क्या जरूरत है। उसके बाद देखिए मल्टीपल टाइम्स रिपोर्ट कर दिया गया है। कब की कहानी है देखिए, 17/06/2025 यूएस मूव्स 30 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स टू मिडिल ईस्ट। तब ये चीजें बिल्कुल क्लियर थी। फिर बात आने लगी इंडियन ओशन रीजन की, और हर बार याद रखिएगा, जब भी इंडियन ओशन रीजन में डियागो गार्सिया यूएस का जो बेस है, स्ट्रेटेजिक बेस है, यहां पे जब भी B-2 बॉम्बर्स या कोई भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर आता है तो सब स्पेक्यूलेट करना शुरू कर देते हैं। और स्पेशली ट्रम्प के अंडर, क्योंकि 3 बार तो मैं देख चुका हूं, 3 बार मैं इस न्यूज साइकिल को देख रहा था, बट इससे पहले कभी भी आपको ये एयर रिफ्यूलर्स नहीं दिखे थे। इससे पहले आपको हमेशा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, ये B-2 आएंगे, स्ट्रैटोफोर्ट्रेस आएगा, ये आएंगे और फिर कहानी दब जाएगी। फिर बोला जाएगा कि नहीं ये सिर्फ होती रेबल्स के लिए है, ये यमन की बॉम्बिंग के लिए, बट इस बार ये बॉम्बिंग हो गई। इसके बाद एक कहानी चलाई गई कि भाई क्या इंडिया का एयरबेस यूज करके अटैक किया गया है, क्या इंडिया ने अपना एयर स्पेस यूज करने दिया गया। इसके ऊपर PIB ने, MEA ने, सब ने क्लैरिटी से बोला कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, दिस इज एब्सोल्युटली फेक न्यूज, तो इसे बिल्कुल फैलाना बंद करें। तो मतलब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। वो अलग बात है
कि पाकिस्तान 2-2 दिन में स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। पाकिस्तान सबसे ब्रोकरेज की बात कर रहा है कि कौन ज्यादा पैसे देगा, कहां पे मुझे अच्छी डील मिलने वाली है, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैं कमा सकता हूं। और दोस्तों दुनिया भर में खिल्ली उड़ रही है कि एक बार में आप नोबेल प्राइज की बात करते हैं, एक साइड में पेप्सिको की बोतल फोड़ते हैं, एक टाइम में आप मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं और अगले टाइम में जाके अपनी एयर बेसेस अपनी कंट्री को गिरवी रख देते हैं। तो भाई पाकिस्तान की तो खुलेआम ग्लोबल बेइज्जती हो रही है कि इससे बड़ा इंटरनेशनल भिखारी हमने नहीं देखा कि भाई जिसके कोई प्रिंसिपल्स ना हो, जिसका कोई बेस ना हो, जिसका कोई फाउंडेशन ना हो, जिसकी कोई फिलॉसफी ना हो, जिसकी कोई आइडियोलॉजी ना हो। एक ऐसी कंट्री ढूंढिए पूरी दुनिया में जो टेररिज्म का हब है, तो वो है पाकिस्तान। और ये सबको समझ चुके हैं, हल्के लोग हैं, हल्के लोग हैं। ईरान मूव्स टू ब्लॉक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इसलिए काफी डिफिकल्ट है ईरान के लिए ब्लॉक करना, क्योंकि देखिए न्यूट्रल कंट्रीज एंड बिग कंज्यूमर्स जैसे इंडिया, इसे बहुत परेशानी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे ड्रामा किया तो भाई देखिए हम तो नेशनल इंटरेस्ट वाले हैं, ना हमें इजराइल से लेना, ना हमें ईरान से लेना। अगर हमारे पे बनाएगी तो हम तो सीधा सीधा भाई जो सामने आएगा उसको जो कहना होगा वो कह देंगे, क्योंकि याद रखिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारे पे आएगी तो हम अपने हिसाब से काम करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे चाइना पे भी बन पड़ेगा, मतलब जितने कंज्यूमर्स हैं। और याद रखिए ये गेम्स बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कंज्यूमर हैं, मैं आपकी इकोनॉमी को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकता हूं। साथ ही साथ अगर मैं एक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन हूं तो मैं अपनी ऑयल रिच कंपनीज को अमीर बना सकता हूं। रातों रात मैंने बॉम्बिंग की, बॉम्बिंग करने से क्या हुआ, चाइना इंडिया पे प्रेशर पड़ा, इकोनॉमिक प्रेशर पड़ा, इन्फ्लेशन का प्रेशर पड़ा। साथ ही साथ मेरी कंट्री में जितना भी तेल है वो महंगा पड़ गया। तो आज कहीं ना कहीं अमेरिका, व्लादिमीर पुतिन एक तरीके से खुश भी होंगे कि यार तेल के पैसे बढ़िया मिल रहे हैं। और देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कितना इंपॉर्टेंट है। चोक पॉइंट है, ऑयल एरिया है, गैस एरिया है, स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट बोलते हैं इसे दोस्तों। ये स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर की बात हो जाती है, मलक्का की बात हो जाती है। ऐसे एक स्ट्रेट पे अगर आप बोल रहे हैं कि मैं ब्लॉकेड कर दूंगा, इसको बंद कर दूंगा, तो इसका मतलब समझिए यू आर कॉलिंग फॉर अ रीजनल नेवल स्ट्राइक्स। एक दूसरे के ऊपर नेवल स्ट्राइक्स हो सकती है। याद रखिए मिडिल ईस्ट में इस टाइम में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स अलोंग विद देयर फ्लीट हैं। सिर्फ एक आईएनएस विक्रांत की पूरी कैरियर बैटल ग्रुप ने पूरे पाकिस्तान को घुटने पे लाके रख दिया था। जस्ट थिंक अबाउट इट, यूएस की 3। तो याद रखिए अगर इफ इट कम्स टू दैट, इफ पुश कम्स टू शव, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं विद वन गारंटी दैट आई हैव, कि भाई ईरान कितना भी मजबूत हो, ईरान कितना भी मजबूत हो, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर सफिशिएंट। यहां पे 3 है, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं। बट एक चीज जिसे आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से तेल अवीव पे हिट हुआ, जिस तरीके से हाइफा पे हिट हुआ, जिस तरीके से बात हो रही है कि भाई ये पूरा जो ये सो कॉल्ड B2 बॉम्बर का ऑपरेशन था, ये एक तरीके से फेल हो गया है, इसके खास कुछ रिजल्ट नहीं निकले हैं, कुछ नहीं हुआ भाई इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को। तो ऐसा ना हो कि भाई आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन गोरे पगलाएं और गोरे पगलाने के बाद बोलें कि भाई इनका जापानीज ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इनका हिरोशिमा करना पड़ेगा। याद रखिए दोस्तों, यू कैनॉट, वी आर जस्ट एनालिस्ट, आपको बस एनालाइज करना है। आप समझ रहे हैं कि एट अ टाइम जब आपको अपने आप को ग्लोबल पावर दिखाना है, आपको पावर पोस्चरिंग करनी है, उस टाइम में आपको दिख क्या रहा है कि आपके बेसिस पे अटैक हो रहा है। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट एलाई है इजराइल, उसके तेल अवीव शहर की हालत खराब हो गई है। हाइपरसोनिक मिसाइल पड़ रहे हैं, मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो रहे, सैचुरेशन है एयर डिफेंस सिस्टम का। साथ ही साथ आपने इतनी बढ़िया वीडियो और इतनी सारी चीजें पब्लिसिटी में लगाई और उसके बाद B2 बॉम्बर 36 घंटे फ्लाई किया एंड ऑल दैट शगुफा एंड नो रिजल्ट। सो इट समहाउ, अगर कोई ईगोस्टिक आदमी है, अगर कोई क्रेजी आदमी है, उसके ईगो को मैंने बार बार ब्रश कर दिया, बार बार वो डिक्लेयर कर रहा है कि मैं जीत रहा हूं और वो जीत नहीं पाया। तो आप याद रखिए टैक्टिकल की बात हो चुकी है, बार बार टैक्टिकल की बात अखबारों में छपने लगी है। तो याद रखिए ऐसे लोगों को यू कैनॉट कैलकुलेट क्या करने वाले हैं। ईरान्स पार्लियामेंट अप्रूव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्लोजर फॉलोइंग यूएस न्यूक्लियर स्ट्राइक्स एज ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस लूम्स। और भाई इसके बीच में मार्को रूबियो धमकी भी दे रहे हैं क्या भाई कि ईरान ऐसा करेगा तो ये इकोनॉमिक सुसाइड होगा। भाई कर लेगा ईरान को क्या पड़ी है, ईरान की मतलब बनती पे आई तो अब क्या ही करेगा वो, ठीक है। बट उस टाइम में आप देखिए, उसी टाइम में ये चाइना को कह भी रहा है कि भाई चाइना तुम ये सब मत बंद कराओ, मतलब। और अगर आपको ट्रंप का रिएक्शन याद हो B2 बॉम्बर से बॉम्बिंग करने के बाद, ट्रंप ने बड़े क्लियरली कहा कि भाई ये है टाइम पीस का, अब है सीज फायर का समय।
तो पहले मैं मार लेता हूं, मारने के बाद सीज फायर। अब ध्यान से देखिए, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया कीपिंग टैब ऑन चाबहार पोर्ट। हमारा तो दोनों साइड से बहुत तगड़ा नुकसान चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पे बात हो रही है कि भाई देखिए INSTC, ये सब कोई कॉरिडोर काम कुम नहीं आएगा। ये सब जिस तरीके से कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है ना, हर साल यूपीएससी के बच्चे पढ़ते हैं ऐसे कालादान कालादान, भाई सिविल वॉर हो रखा है, देयर कैन नॉट बी एनीथिंग डन। उसी तरीके से आप देखिए चाबहार पोर्ट, अब चाबहार पोर्ट पे बॉम्बिंग हो जाती है तो आप क्या करेंगे INSTC का, क्या करेंगे अगर ईरान में रेजीम अनस्टेबल हो जाते हैं? और किसकी गारंटी है? मैंने आज तक जहां पे भी देखा है कि भाई इन्होंने कुछ परिवर्तन किया है, लीबिया वीबिया सोमालिया कहीं पे भी इन्होंने खेला है तो खेलने के बाद कंट्री खत्म हुई है। तो मुझे भरोसा नहीं है कि भाई इनका कोई एक रिफॉर्मिस्ट ईरान बनेगा, न्यू ईरान बनेगा। हो सकता है न्यू ईरान मतलब बांग्लादेश से भी डेंजरस हो सकता है वहां पे एक महा यूनुस आ जाए। सो यू नेवर नो एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग डन। और उल्टे साइड देखिए हाइफा, तो एक साइड में हम कह रहे थे कि भाई हमें यहां से सीधा ईरान और ईरान से धीरे धीरे हम रूस तक पहुंच जाएंगे, ट्रेड कर लेंगे, ऑयल गैस कर लेंगे एंड ऑल दैट, ये फेल। दूसरे साइड में हाइफा, अदानी के इन्वेस्टमेंट लगे थे। अदानी के इन्वेस्टमेंट क्यों लगे थे? क्योंकि भाई इंडिया को किसी भी तरीके से आईएमएफ का पार्टी बनाना था, और पार्टी बनाने के लिए आपको चाहिए होते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो एक तरीके से गवर्नमेंट सोवरेन बैकिंग के साथ भाई अदानी ने पैसे लगाए थे। वहां पे परेशानी है क्योंकि जितने दिन आप ये वॉर खींच लेंगे उतने दिन आईएमएफ वाईएमएफ पे कोई काम नहीं होने वाला, ये जोन ऑफ पीस या आईएमएफ कुछ नहीं होने वाला। अब तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि यूएई, कतर, हर जगह मतलब नथिंग इज सेफ। तो आईमैक गया, हाइफा गया, तो ये बड़ी बड़ी परेशानियां हैं। उसके साथ ऑयल 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 रूट्स वॉबल, 2 टैंकर्स टर्न बैक। तो ये ऑयल की प्राइसेस, अश्योरेंस रीअश्योरेंस की प्राइसेस, और इसके बीच में बढ़िया बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बनना शुरू होंगी। तो हम भी समझ लेते हैं भाई, CBS न्यूज कह रहा है पेंटागन रिवील्स हाउ B-2 बॉम्बर स्ट्रक ईरानी न्यूक्लियर साइट्स इन मिशन डब्ड एज ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। भाई ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर एग्जैक्टली क्या था इनके हिसाब से? क्योंकि देखिए मैं तो आउटकम से चीजें देखता हूं। अब हमें ये पता था कि नूर खान एयरबेस को हमें बस बॉम्ब करना था, हमारा वही आउटकम था, हमने बॉम्ब कर दिया। इनका थोड़ा सा बड़ा था कि हमें घुटने पे ला देना है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, दिस इज नॉट हैपेंड। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ऐसा है कि आप ये जितनी भी कहानियां गोलमोल करेंगे, एक बात बताइए, इफ इट कम्स टू दैट, क्या आपको लगता है व्लादिमीर पुतिन 5 या 10 न्यूक्स उधारी पे नहीं दे सकते, लीज पे? या फिर कैन व्लादिमीर नॉट डिप्लॉय हिज मिसाइल्स विथ न्यूक्स इन ईरान? एक कोई फ्रेंडशिप ट्रीटी, ऐसे क्राइसिस में ही तो सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। तो रशिया तो यही कह रहा होगा, व्लादिमीर पुतिन तो यही कह रहे होंगे कि भाई एक पीस एंड कोऑपरेशन ट्रीटी साइन करिए मेरे साथ, लेट मी डिप्लॉय माय न्यूक्स एंड मिसाइल्स इन योर कंट्री, गेम ओवर। तो यहां देखिए कहानी है जून 21, बड़े अच्छे से मैसेजिंग सीखना है हमें। इजराइल की भी मैसेजिंग मेरे को बहुत पसंद आई थी, बहुत अच्छी मैसेजिंग थी। लोग कह रहे थे ये ब्रिलियंट है, कुछ ब्रिलियंट नहीं है भाई। अगर आपके पास $2 बिलियन का प्लेन है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। गेम तो ये है, गेम तो मुझे जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग क्या लग रहा है कि ईरान से किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ईरान बहुत देर तक लड़ रहा है। आई नेवर थॉट इतना टाइम है, इतनी कैपेसिटी है। तो 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स लॉन्च फ्रॉम मिसूरी, और 14 इनके पास GBU-57 ऑर्डिनेंस थे। अब ये सब बिल्कुल फैक्ट चेक्ड BBC से आ रहा है, तो भाई कुछ इसमें डिस्क्रिपेंसी है तो BBC की है, मेरा कोई मतलब नहीं है इसमें। मिसूरी से ये B-2 बॉम्बर्स आ रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। भाई 36 घंटे यहाँ पे वॉशरूम भी है, ऑल दैट डॉक्यूमेंट्री आई हैव सीन, बट इट इज स्टिल अ जोक। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए क्या होता है। ये 2 कॉन्वॉय में निकलते हैं, एक कॉन्वॉय निकलता है टुवर्ड्स वेस्ट, एक टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट वाला जाके हिट करता है, वेस्ट वाला हिट नहीं करता, वेस्ट वाला डिकॉय था। और ये है भाई मैसिव ऑर्डिनेंस। मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि भाई इजराइल को दे देते एक सिंपल सा बैलिस्टिक मिसाइल, और बैलिस्टिक मिसाइल में कन्वेंशनल वॉरहेड लगा देते तो ये काम हो ही जाता। मतलब वेट के हिसाब से यू कुड हैव गॉन फॉर मल्टीपल मिसाइल स्ट्राइक्स। मतलब इससे हुआ क्या एग्जैक्टली? अ पैरेलल डिकॉय ग्रुप B-2 फ्लू वेस्ट ओवर द पैसिफिक टू मिसलीड। दोनों बहुत बड़ा गेम किया क्योंकि भाई रशिया और चाइना हमारे पे ध्यान रख रहा था। यार अगर आप कुछ नहीं भी करते तो भी ध्यान रख रहा होता। मतलब इतने मूर्ख तो है नहीं ना ये कंट्री। आप अटैक करने वाले हो तभी वो आपके B-2 बॉम्बर्स को देखता है ना, या वो आपकी पूरी दुनिया की सारे एसेट्स को देख पाता है। इफ दैट इज द केस तो फिर मतलब वो
बहुत दूर आ चुके हैं हम वो सुपर पावर आइडेंटिटी से। इन्होंने फिर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये दिखाया भी। और देखिए ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंटेशंस कैसे बनाते हैं। देखिए इंडिया के जो बच्चे बच्चे इंटर्न्स होते हैं उनको तक इतनी अच्छी प्रेजेंटेशंस बनानी आती है। अमेरिका ने ठीक ठाक बनाया, मैं इसकी खास तारीफ नहीं करूंगा, बट पाकिस्तान को सीखना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में बहुत हंसी आती थी मुझे जब इनके मैं प्रेजेंटेशन देखता था, तो उन्होंने पूरा ओरिएंटेशन बताया कि भाई देखिए व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से हम ऐसे जाते गए और हमने हिट कर दिया, और हिट करके बस हम आ गए। और दूसरे साइड से डिकॉयज आए थे, कुछ लोगों ने कह दिया कि भाई डियागो गार्सिया से भी आए थे, बट साथ ही साथ आप देख लीजिए एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो एक यूएस सबमरीन ने टोमाहॉक मिसाइल्स 2 डजन, 1 डजन मतलब 12, 24 लगभग टोमाहॉक मिसाइल्स ये लॉन्च किए हैं। किसके ऊपर? इस्फहान पे साइमल्टेनियसली। ये देखिए, सिंक्रोनाइजिंग विद बॉम्बर स्ट्राइक फॉर सरप्राइज इंपैक्ट। क्या ही सरप्राइज इंपैक्ट भाई। सरप्राइज इंपैक्ट पता है क्या होता? जिस दिन इजराइल हिट कर रहा था उस दिन आप हिट करते। कोई सरप्राइज इंपैक्ट नहीं था, सबको पता था जैसे जैसे इजराइल की हालत खराब हो गई। आपको तो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो ड्रॉ किया गया, यू हैव बीन ड्रॉन इन, आपको ड्रॉ इन किया गया है। और मैं तो ये, अगर आप व्लादिमीर पुतिन के माइंड से सोचें तो व्लादिमीर पुतिन अभी तक इस कॉन्फ्लिक्ट में है नहीं, बट पुतिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि भाई गेट अमेरिका इनटू अ वॉर। डायरेक्टली अमेरिका को ना एक वॉर में लेके आते हैं। क्या ये यूक्रेन खेल रहे हैं, एक बार डायरेक्टली खेलते हैं। एंड लेट मी दिस टाइम प्ले नाटो, क्योंकि ईरान है ना, तो ईरान के पीछे से, यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, हाउ द यूएस कंडक्टेड सरप्राइज अटैक, देयर वाज नथिंग सरप्राइज अबाउट इट। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इफ आई टोल्ड यू द डे इजराइल डिड इट, आई टोल्ड यू कि भाई इजराइल ने मारा और ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही हैं, इसके बाद यूएस का एंट्री होना तय है। किस दिन होगा, कैसे होगा, तो फिर नेचुरल सी बात है, यू आर कीपिंग अ वेरी क्लोज आई। अब ध्यान से देखिए, यहां पे सिर्फ बॉम्बर्स नहीं गए थे, बॉम्बर्स के साथ एस्कॉर्ट फाइटर्स गए थे, 4th and 5th जनरेशन फाइटर जेट्स। और पर्टिकुलरली ये देखिए, लीड B2 बॉम्बर ये GBU-57 इसको ड्रॉप करता है, 14 ऐसे एम्यूनिशन ड्रॉप करता है। कहां पे? फोर्डो नतान्ज में। और टोमाहॉक जो सबमरीन से लॉन्च हुए थे ऐसे 24 वो हिट करते हैं। ये एक डिटेल्ड मैप है कि ये कैसे काम हुआ था। एसेंशियली ये लोग ईस्ट से आए, ईस्ट से आते आते बॉम्ब करते हुए गए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज ये क्या कह रहे हैं कि वन सबमरीन लॉन्च्ड, वन है, मल्टीपल है, दे लॉन्च्ड मल्टीपल टोमाहॉक मिसाइल्स। तो सिर्फ B2 से काम नहीं हुआ है, और सिर्फ B2 इन्वॉल्व नहीं थे, इसके साथ बहुत सारे फाइटर जेट भी इन्वॉल्व थे। मतलब दे वर ऑल्सो बीइंग वेरी श्योर। तो यहाँ पे 7 B2 स्पिरिट बॉम्बर्स, 14 GBUs और अननोन नंबर ऑफ 4th and 5th जनरेशन। एंड बाद में आपको समझ आएगा कि अननोन नंबर अमेरिका और इजरायली सपोर्ट एक साथ था। इसके साथ 30x टोमाहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स, दे वर गाइडेड फ्रॉम गल्फ ऑफ ओमान। यहां से सबमरीन से गाइड किया जाता है, इनको हिट किया जाता है। इसके बाद ध्यान से देखिए, अल जजीरा क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही बोल देता हूं, नो। तो हाउ फार विल यूएस स्ट्राइक सेट बैक ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम? आई डोंट थिंक सो एनीवेयर। अब उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि भाई ये 400 kg है कहाँ, यूरेनियम कहाँ गए, एनरिच्ड यूरेनियम कहाँ है, क्या इन्होंने पहले से ही हटा दिया था? एब्सोल्युटली यस। अगर आपके पास कॉमन सेंस होगा तो भी आप अपना छुपा हुआ सामान, मतलब इनफैक्ट मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि यू आर सर्चिंग फॉर यूरेनियम इन फोर्डो, इन नतान्ज, ठीक है, मैं तो उसको ऐसी जगह रख दूंगा जहां पे आपको शक ही ना हो, जहां पे आपको शक ही ना हो। इफ आई एवर ईरान आई वुड ट्राई दिस, इफ आई एवर रशिया आई वुड ड्रॉ इन अमेरिका, कि अमेरिका वॉर में उतरना भाई, इजराइल के कारण उतरना। ट्रंप जो कि वॉर रुकवाने आया था, पापा वॉर रुकवाने आए थे, अपेरेंटली फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही थी ना, तो पापा वॉर रुकवाने आए थे। पापा वॉर तो रुकवा नहीं पाए, पापा वॉर में अब खुद फंसने वाले हैं, क्योंकि जो स्ट्राइक्स अब ईरान ने कर दी है, अब यूएस के लिए प्योर बेट है, ट्रंप के ईगो के लिए प्योर बेट है। ये बेट मतलब या तो मैं एक फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर दूंगा, या तो मैं नाटो को लाके एक फुल स्केल वॉर करूंगा, या तो मैं भाई एक लोअर लेवल के एस्केलेशन पे रिटेलिएट करूंगा, या तो मैं मैसिव रिटेलिएशन करूंगा, या तो मैं इसे इग्नोर कर दूंगा और धीरे धीरे पीस के ऊपर चले जाऊंगा। तो अब ये इस पे डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल्स की, देखिए बेंजामिन नेतन्याहू की लाइफ बिल्कुल क्लियर है, ईरान का जो आइडिया है वो बिल्कुल क्लियर है, जहां पे कंफ्यूजन है वो अमेरिका में। इजराइल ऑफिशियल रिवील्स हाउ ईरान में हैव आउटस्मार्टेड। अब देखिए, इजराइल ऐसे जब भी आर्टिकल लिखता है ना, तो आप इससे ये भी समझ लीजिए कि इजराइल तो चाहता है कि अमेरिका मारे आके ईरान को। वो तो हमेशा से, मतलब उनका दैट इज द ड्रीम प्रोजेक्ट कि भाई हम ना मारे, वो आके मारे, फिर हम भी आके बीच बीच में खेलें। तो मजे की बात है। रूबियो, यूएस डाउट्स ईरान रीलोकेटेड एनरिच्ड यूरेनियम फ्रॉम इस्फहान अहेड ऑफ न्यूक्लियर स्ट्राइक। तो भाई जब ये सब कुछ पता ही था तो फिर हिट क्यों किया? अब ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा इस सारी कहानी में जोकर कौन बना? पहले गया भाई पाकिस्तान की, भाई हम ईरान के साथ खड़े,
हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, हम पेप्सिको की बोतल फोड़ेंगे, हम केएफसी में जाके आगजनी करेंगे, हम जाके जूडियो के शोरूम वोरूम तोड़ेंगे, इतने सारे जगह प्रोटेस्ट, कभी इंडिया में प्रोटेस्ट, कभी वहां प्रोटेस्ट, कभी यहां प्रोटेस्ट, हर जगह प्रोटेस्ट। उसके बाद मूर्ख कैसे बनाया? क्योंकि सारा ये जो एजेंडा था ना, प्रो पैलेस्टीनियन एजेंडा साउथ एशिया में, ये कौन फैला रहा था? ये फैला रहा था पाकिस्तान। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद उन्होंने सब फोड़ फाड़ लिया, खूब नारे वारे लगा लिए, सारे उनके नेता ने खूब नारे लगाए, फिलिस्तीन फिलिस्तीन। फिर हमास को इन्होंने बुला लिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब बिल्कुल एंड मोमेंट में आए तो भाई इनके, और अमेरिका देखिए कितना स्मार्ट है, अमेरिका किसी और से बात नहीं कर रहा, किसी पॉलिटिशियन को 1% का वेट नहीं दे रहा, सीधा आसिम मुनीर को बुलाया, लंच कराया, दे रहा नो फ्री लंचेस माय बॉय, और उसके बाद फ्री लंच के नाम पे इसको बोला कि भाई देखिए अपने एयर बेसेस वगैरह दे दीजिए। सो मच सो कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस थे, जिन्होंने धर्म के नाम पे खुद इलेक्शन लड़ते हैं, धर्म के नाम पे ऑपरेट करते हैं, वो सारे लोग जो टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं, उन्होंने कहा यार ये तो धर्म की बात नहीं लग रही है, तो अमेरिका से जाके बात कर रहा है, बिग सेटन से बात कर रहा है, तो ईरान के साथ धोखा है। बट दोस्तों यही तो कहानी है पुरानी, कि पाकिस्तान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। और अगर पैसे का यहाँ पे अगर ये वॉर शुरू होता है तो पाकिस्तान विल हैव अ रियली गुड टाइम। मतलब पाकिस्तानी जर्नैल दे विल हैव अ गुड टाइम इन अर्निंग मनी। ऑब्वियसली पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की इंसर्जेंसी, पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स वो ऐसे के ऐसे रहेंगे, कुछ वेपन्स आ जाएंगे, हर जगह ये कमीशन खाएंगे और पापा जॉन्स की फैक्ट्री खोलेंगे। दोस्तों कोई अपडेट होगा तो इसके ऊपर वीडियो ले आऊंगा, मैंने सोचा एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कर दूं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। याद रखिएगा, भारत सिर्फ भारत के साथ है, भारत सिर्फ अपने इंटरेस्ट के साथ है। आपस में डिवाइड होना बंद हो जाइए। भगवान के नाम पे इजराइल ईरान के इशू पे थोड़ा मैच्योरिटी दिखाइए, आपस में डिवाइड होना बंद कर दीजिए। अगर डिवाइड होंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज भी यही कहती हैं कि भाई हम ईरान को सपोर्ट करते हैं, हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट के सिर्फ एक बात है कि भाई अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट किसी कंट्री के साथ मिलके सही होता है तो हम उस कंट्री के साथ रहते हैं, नहीं होता है तो हम ऑपोजिट साइड जाते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।